हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको यूपीटीटी से संबंधित जो संस्कृत विषय है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है और आपकी जो संभावित डेट है वो 26 दिसंबर है। तो आपको उससे लेकर आपको प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी चाहिए। तो ठीक है, तो संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज मैं उनको करवाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो संस्कृत में जो वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला प्रश्न क्या है कि चा वर्ण कुत्र अंतर्भवति, यानी कि चा जो वर्ण है वो कहाँ पर आता है पूरी वर्णमाला में। पहला है अनुनासिक, दूसरा स्पर्श है, तीसरा स्वर है, चौथा संघर्ष है। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो चा वर्ग होता है, का से लेकर के माँ तक जो पूरे व्यंजन वर्ण होते हैं वो किस पे आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अगला प्रश्न है एकाल प्रत्ययस्य का संज्ञा। इसकी जो संज्ञा होती है एकाल प्रत्यय की वो कौन सी होती है। तो एकाल प्रत्यय की संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, अप्रथम होती है। अगला प्रश्न है ना वेति। तो मतलब इसका जो अर्थ इसका जो होगा कि इसकी जो ना वेति किसकी होती है, तो ये किसकी होती है, विभाषा की। विभाषा सूत्र के अंतर्गत नावेत को रखा गया है। अगला है संयोग संज्ञा सूत्री मस्ती। संयोग जो संज्ञा है उसका सूत्र क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है हलंतरा संयोगा। जैसा कि आप संज्ञा को सबसे पहचानने की अच्छी ट्रिक ये है कि जिस नाम की संज्ञा होगी वो नाम सूत्र में कहीं ना कहीं यूज किया गया होगा। जो संयोग पूछा गया है तो आप उसमें देख सकते हैं हलो अनंतरा संयोगा। तो आपको इस संज्ञा पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक मैं बता रही हूँ कि जो जिस नाम की संज्ञा होगी, यदि उसका आपसे सूत्र पूछता है तो आपको सभी सूत्रों में देखना है कि जिस नाम की संज्ञा उसमें से वो जो सूत्र दिए गए हैं उसमें उसका नाम दिया है कि नहीं। जिसमें उसका नाम दिया होता है वही उसका सूत्र होता है। अगला है सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप में जो होते हैं वो कितने प्रत्याहार होते हैं, 21 होते हैं, और तिंग में कितने होते हैं, 18। ठीक है। अगला प्रश्न है तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि सुप में कितने होते हैं, 21 होते हैं, और तिंग में कितने होते हैं आपके, 18। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। अब यदि आपको पता है कि हल किसको बोलते हैं तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसा कि संस्कृत में अच को स्वर बोलते हैं और हल को व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। तो यानी इसमें पूछा गया है कि हल में कितने हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे। तो टोटल कितने होते हैं, उसमें 34 वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है, यानी जिसमें कंठ से उच्चारित होती है। पहला है माँ है, दूसरा ता है, तीसरा ला है, चौथा आ है। तो जैसे कि संस्कृत में जो सूत्र होता है अकुह विसर्जना नाम कंठा। तो आ का वर्ग विसर्ग और हा, ये सभी के कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, हा जो आ गया आपका वो किससे उच्चारित होगा, कंठ से। ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञक नास्ति। मतलब इसमें से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। तो आ की होती है, ओ की जो वृद्धि संज्ञा आपकी नहीं होगी। ये तीनों आपकी क्या हैं, वृद्धि संज्ञा के हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि हल जो बोलते हैं वो व्यंजन को बोलते हैं और अच किसको बोलते हैं, स्वर को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। पाणिनि ने कहाँ से की थी, तक्षशिला से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पा तथा फा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पा और फा को, पा तथा फा जिघामूली, उपधमानी और यम वर्ण। यानी कि पा फा जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उपधमानी होते हैं, और का खा क्या होते हैं, आपके जिह्वामूली होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन सा वर्ण झष प्रत्याहार में आता है। पहला खा है, दूसरा जा है, टा है, धा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा। आपको झष प्रत्याहार निकालना आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें धा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिरी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो आपको जैसे बता दूं कि उच्चारण स्थान के लिए सबसे बढ़िया है आप उसके सूत्र याद कर लीजिए। अकुह विसर्जन नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, लितु नसा नाम दंता। तो आप देखते हैं लिरी आ रहा है, ता वर्ग आ रहा है, तो कहाँ से उच्चारण होगा, दंत से उच्चारण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुनासिका वर्ण की संख्या कितनी होती है।
तो यानी कि संस्कृत में आपके अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5। चाहे वो संस्कृत में हो चाहे वो हिंदी में हो, अनुनासिक आपकी संख्या जो होती है वो 5 ही होती है। कौन कौन से? यम गण नम, यानी का खा का अंगा चा चा जाएंगे टा टा टा, यम गण नम। उच्चारण कहाँ से होता है इनका? नासिका से होता है। अगला प्रश्न है यण प्रत्याहार में होगा कौन कौन से आते हैं? तो यण प्रत्याहार यदि आपका सूत्र पता है कि क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं। यदि प्रत्याहार जो आपके आते हैं सूत्र होते हैं अयुण ऋलिक एऊंग अयोज हैवरट लण यम गण नम झभय घड़दस जब घड़दस खप छट चटतो कपय सा रार हल। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से आएगा। तो इसमें आपका जो सही होगा वो ये कौन सा होगा? ये या व र ल ट। ठीक है, या र ला व। ठीक है, हैवरट। ठीक, पूरा आता है तो आपको यण तक निकालना, तो या र ला व। अगला प्रश्न है यदि उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि यदि उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसको क्या कहेंगे? हम गति कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? गति। ठीक है। अगला प्रश्न है उच्चारण के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? पहले आता है, पीछे आता है, नहीं लग सकता है, या आगे पीछे दोनों तरह लगता है? तो जो उपसर्ग होता है आप जैसे जानते हैं कि उपसर्ग किसी धातु के कहाँ पे लगता है? पहले लगता है। ठीक। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी व्यक्ति ध्वनि को क्या कहते हैं? तो छोटी से छोटी जो व्यक्ति ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है कुल स्वर संख्या कितनी है? यानी कि कुलों की कुल संख्या कितनी है? तो जो कुल स्वर संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी? 13 होती हैं। वैसे संस्कृत में 9 होती है लेकिन टोटल पूछा गया इसमें कुल कितने होते हैं तो आपके 13 हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यव होते हैं, शब्द होते हैं, प्रत्यय, कृदंत। तो उपसर्ग जो होते हैं आपके क्या होते हैं? अव्यव होते हैं। ठीक है। संस्कृत में जो टोटल उपसर्गों की संख्या है वो 22 है। आपको मैं किसी अगले वीडियो में आपको सारे उपसर्गों के बारे में बता दूंगी। ठीक है। अभी आप चाहो तो मैं अभी आपको बता सकती हूँ कौन कौन से होते हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुस, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, प्रति, परि, उप। ठीक है, इस तरह के आपके टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है खा कौन सी ध्वनि है? खा की जो पूछा गया कौन सी? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, कंठ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकुह विसर्जन नाम कंठा, तो आ और का वर्ग हा और विसर्ग किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। तो आपको ये क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है चर प्रत्याहार में निम्न से वर्ण आते हैं कौन कौन से आते हैं? तो जिसको प्रत्याहार निकालना आता है वो इसमें आप आसानी से कर सकता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, चट, तफ, कफ, सर। ठीक है। पाणि के अनुसार वाह्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो पाणि ने वाह्य संख्याओं की कितनी संख्या बताई है? 11। और अभ्यंतर प्रत्यय कितने होते हैं? 5। ठीक है। तो आज मैं आपको 25 क्वेश्चन की सीरीज करा दी। अगली वीडियो में आपके अगले क्वेश्चंस कराऊंगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।